हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। दोनों में क्या समानताएं हैं और कहां इनमें भिन्नता पाई जाती है। इससे पहले कि हम इन दोनों के मध्य समानताओं और विषमताओं का विश्लेषण करें, हम ये जान लेते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन है क्या। लोक प्रशासन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लोक यानी जनता के लिए किया जाने वाला प्रशासन। चूंकि लोकतंत्र में जनता के कल्याण के कार्य ज्यादातर सरकार के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन कहलाता है। निजी प्रशासन हम उसे कहते हैं जो निजी उद्योगपतियों द्वारा अपने उद्योग को संचालित करने के लिए किया जाता है। ये दोनों ही प्रशासन चाहे लोक के लिए किए जाएं या निजी तौर पर किए जाएं, दोनों में प्रशासन की जो प्रक्रियाएं हैं वो एक समान होती हैं। यानी प्रबंधन कार्य दोनों में ही संपन्न किया जाता है। इस दृष्टि से ये दोनों समान हैं और लोक प्रशासन के बहुत सारे विद्वानों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में समान प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। जैसे हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर फॉलेट और उर्विक जैसे विद्वान ये मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही समान हैं। फेयोल कहते हैं कि अब हमारे समक्ष कोई ऐसा प्रशासनिक विज्ञान नहीं है जिसको हम कई रूपों में परिभाषित कर सकें, बल्कि एक ही प्रशासनिक विज्ञान है जिसे लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में समान रूप से लागू किया जा सकता है। ये विद्वान जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता ढूंढते हैं, ये बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दोनों ही प्रशासनों में समान रूप से देखी जा सकती हैं, समान रूप से अपनाया जाता है इन्हें दोनों तरह के शासन में। जैसे प्रबंध की समान तकनीकों का प्रयोग इन दोनों में ही किया जाता है। फाइल्स का रखरखाव, जो भी कार्य प्रशासन के द्वारा किया जाता है, उनका रिकॉर्ड फाइल्स में मेंटेन किया जाता है। उन फाइल्स पर टिप्पणियां भी दोनों प्रशासन में समान रूप से लिखी जाती हैं। जब कोई कार्य, चाहे वो निजी उद्योग के अंतर्गत किया जाए या लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाए, जब उस कार्य की शुरुआत होती है, वो एक अधिकारी से दूसरी अधिकारी के पास जाता है, तो हर अधिकारी उस कार्य को किए जाने के संबंध में, कैसे वो कार्य किया जाएगा, क्या प्रोसेस होगी, तथ्य क्या कहते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, उसके संबंध में अपनी अपनी टिप्पणियां लिखते हैं। दोनों में ही हिसाब किताब रखा जाता है। यानी प्रबंध का कार्य, प्रशासन का कार्य बिना वित्त के तो होता नहीं है, और किस कार्य पर कितना धन खर्च किया गया, कैसे खर्च किया गया, कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, इन सब का लेखा जोखा दोनों तरह के प्रशासन में रखा जाता है। और इतना ही नहीं, जब धन खर्च हो जाता है तो वर्ष के अंत में उस धन का अंकेक्षण भी करवाया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि जो धन खर्च किया गया वो
किन विषयों पर खर्च किया गया, नियमानुसार खर्च किया गया या नहीं, कहीं धन का दुरुपयोग तो नहीं किया गया। ये बात दोनों ही तरह के प्रशासनों में हमें देखने को मिलती है। यानी प्रबंध की एक समान तकनीकों का प्रयोग दोनों तरह के प्रशासन में किया जाता है। दूसरे, दोनों ही प्रशासनों में प्रबंध की नई तकनीकों की खोज की जाती है, अनुसंधान किया जाता है। उद्योगपति भी इस बात की खोज में संलग्न होते हैं कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए, कौन सी तकनीक अपनाई जाए जिससे कार्य सरलता पूर्वक संपन्न हो सके, सुगमता पूर्वक हो सके, जल्दी हो सके और कम पैसे में हो सके, धन का भी कम खर्च हो, समय भी कम लगे, सुविधानुसार भी हो। ऐसे कार्य की तकनीकों को ढूंढने में निजी प्रबंधन भी लगा रहता है और लोक प्रशासन में भी इस बात की खोज निरंतर जारी रहती है कि कैसे कोई कार्य सरलता और सहजता पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि हमारे देश में जो 12वीं पास विद्यार्थी हैं, उनको अपने भविष्य की पढ़ाई के लिए या कैरियर के चुनाव के लिए बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को देना पड़ता है और इन प्रतियोगिता परीक्षाओं को संपन्न कराने में किसी न किसी रूप में प्रशासन की संलग्नता होती है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो या निष्पक्ष ढंग से परीक्षा को संपन्न कराना हो, पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना हो। तो प्रशासन इस बात की खोज में लगा रह रहा है कि कैसे बार बार परीक्षा आयोजित कराने की व्यवस्था से बचा जा सके, जिससे विद्यार्थियों को भी सरलता हो, उन्हें अपने कैरियर के चुनाव में आसानी हो। और इसके लिए खोज करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि अब 12th के बाद एक ही ऐसी प्रवेश परीक्षा ली जाए जिस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी की योग्यता, उसकी अभिरुचि, इन सब का पता लगाया जा सके और उसकी अभिरुचि और योग्यता के अनुरूप उसके कैरियर के ऑप्शंस, विकल्प उसे उपलब्ध कराए जाए। उस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट वाइज किसी को प्रशासनिक सेवा के लिए तैयार किया जाए, किसी को इंजीनियरिंग के लिए, किसी को मेडिकल के लिए, जितने भी रोजगार के क्षेत्र हैं उनका चयन विद्यार्थियों की एक ही परीक्षा आयोजित करके किया जाए। तो इस तरह की नई तकनीक, कार्य के नए तरीकों की खोज में प्रशासन हमेशा संलग्न रहता है, चाहे वो प्रशासन निजी तौर पर किया जाए, व्यवसायिक वर्ग के द्वारा किया जाए, उद्योगपतियों के द्वारा किया जाए या सरकारी प्रशासकों के द्वारा यानी लोक प्रशासकों के द्वारा किया जाए। तो इस दृष्टि से भी दोनों प्रशासन समान रूप से हमें दिखाई देते हैं, दोनों में समानता दिखाई देती है। तीसरे, जनसंपर्क को दोनों ही तरह के प्रशासन में महत्व दिया जाता है। लोक प्रशासन जनता के लिए होता है, चूंकि इसलिए उसका जनता से सीधा संपर्क बहुत अपेक्षित है। जनता की सहभागिता से, जनता के सहयोग से प्रशासन जनता की आवश्यकताओं को जानकर, उनकी समस्याओं को जानकर उनका निदान करने की तरफ प्रेरित होता है, उस तरफ अभिमुख होता है, उस दिशा में वो कार्य करता है। तो लोक प्रशासन के लिए तो जनसंपर्क की महत्ता बहुत पहले से ही स्थापित है, लेकिन जो निजी प्रशासन है वो भी अन्य तरीके से जनता के संपर्क को महत्व देता है, क्योंकि उसे भी ये जानना होता है कि किस वस्तु की डिमांड जनता में ज्यादा है, जनता को किस वस्तु की जरूरत ज्यादा है,
उस वस्तु का उत्पादन करने से, उसे बाजार में भेजने से उद्योगपति को ज्यादा लाभ हो सकता है। इसके लिए वो जनता की आवश्यकताओं को जानने के लिए, उनकी प्राथमिकताओं को जानने के लिए हमेशा उनके संपर्क में बना रहता है। और आजकल सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत ज्यादा विकास होने के कारण आप खुद भी ये अनुभव करते होंगे कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपसे टेलीफोनिक संपर्क स्थापित करती हैं, जिसमें वो अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बताती हैं कि आप इस कंपनी का उत्पाद खरीदिए, आपको ज्यादा लाभ होगा, पैसे की दृष्टि से भी और वस्तु की गुणवत्ता की दृष्टि से भी। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से, बाजार की प्रतिस्पर्धा में अपने आप को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापारिक प्रतिष्ठान जनसंपर्क को महत्व प्रदान करते हैं। तो दोनों अलग अलग उद्देश्यों से जनसंपर्क को महत्व देते हैं, लेकिन जनता के साथ संपर्क दोनों का ही होता है। एक जनता को उपभोक्ता समझता है, निजी प्रशासन, तो दूसरा जनता को सेवित वर्ग समझते हुए उसके लिए सेवाएं मुहैया कराने के लिए कार्यरत रहता है, उससे संपर्क को साधता है। चौथे, संगठन का महत्व दोनों ही प्रशासन में है, क्योंकि भौतिक और मानवीय संसाधनों को जब तक संगठित नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी प्रशासन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। लोक प्रशासन का सबसे बड़ा लक्ष्य जनता का कल्याण करना है, लेकिन उसके लिए भी उसे संगठित होना पड़ता है। उसके पास जो भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं और जो कार्मिक हैं, जो मानवीय संसाधन हैं, उन दोनों को इस तरह से समायोजित करना होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। यही काम निजी प्रशासन के अंतर्गत भी होता है। वहां भी एक जो उद्योगपति है, एक व्यावसायिक प्रबंधक है, वो ये देखता है कि उसके पास कितने भौतिक संसाधन हैं और कितने मानवीय संसाधन हैं। दोनों का प्रयोग किस तरीके से किया जाए, किस तरह से उनमें समन्वय और सामंजस्य स्थापित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके। तो संगठन का महत्व दोनों में ही है। इसके अतिरिक्त प्रशासन के जो सिद्धांत होते हैं, वो दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। जैसे आदेश की एकता। आदेश की एकता प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप जान चुके हैं इसके बारे में, जो ये कहता है कि एक अधीनस्थ कर्मचारी को अपने से ऊपर एक ही उच्चाधिकारी के आदेश को मानना चाहिए। प्रशासनिक कार्यों में समन्वय के लिए, सामंजस्य के लिए, कार्यों में दोहराव से बचने के लिए और कार्मिकों में भ्रम की स्थिति से बचने के लिए आदेश की एकता जरूरी है। यानी आदेश देने वाला एक उच्चाधिकारी होने से प्रशासनिक कार्यों में सुविधा रहती है और कार्मिकों का मनोबल बढ़ा रहता है। उन्हें पता होता है कि उनका तात्कालिक उच्चाधिकारी कौन है, वो उसी के आदेशों का पालन करते हुए संपूर्ण प्रशासन के सामान्य लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, उस दिशा में कार्य करते हैं। लूथर गुलिक ने पोस्ट कोर्प सिद्धांत दिया प्रशासन के विषय में, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उनको POSDCORB में संक्षिप्त किया जा सकता है। यानी पोस्ट कोर्प का जो P है वो प्लानिंग को इंगित करता है, O ऑर्गेनाइजेशन को, S स्टाफ को, D डायरेक्शन को, CO कोऑर्डिनेशन को, R रिपोर्टिंग को और B बजटिंग को। यानी प्रशासन में सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर भौतिक और मानवीय संसाधनों का संगठन किया जाता है, फिर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्मिकों की व्यवस्था की जाती है, स्टाफ की व्यवस्था की जाती है,
उस स्टाफ को निर्देशित करने का कार्य उच्चाधिकारी के द्वारा किया जाता है, यानी डायरेक्शन भी महत्वपूर्ण होता है। कोऑर्डिनेशन, ये भी प्रशासन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो उच्चाधिकारी के द्वारा संपन्न की जाती है अपने अधीनस्थों के कार्यों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने के लिए, उनको उद्देश्य की तरफ प्रेरित करने के लिए। रिपोर्टिंग, यानी प्रशासन जो भी कार्य करता है उसका अभिलेख तैयार करता है, उसकी रिपोर्टिंग करता है। और लास्टली बजट, प्रशासनिक क्रियाओं के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना धन के कोई भी योजना मूर्त रूप नहीं ले पाती। ये धन भी एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार, निश्चित सिद्धांत के अनुसार प्रशासन को उपलब्ध कराया जाता है और प्रशासन एक निश्चित प्रक्रिया के तहत उस धन को खर्च भी करता है। इस वित्त की पूरी प्रक्रिया को बजटिंग के अंतर्गत समाहित किया जाता है, यानी बजट का निर्माण और उसका क्रियान्वयन। तो ये जितने भी कार्य हैं प्रशासन से जुड़े हुए, जिनका प्रतिपादन लूथर गुलिक ने पोस्ट कोर दृष्टिकोण के अंतर्गत किया, ये सभी कार्य दोनों ही तरह के प्रशासन में किए जाते हैं, चाहे वो निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन हो। दोनों में योजनाएं बनाई जाती हैं, दोनों में संगठन बनाया जाता है, दोनों में कार्मिकों की व्यवस्था की जाती है, डायरेक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, रिपोर्टिंग होती है और बजट की व्यवस्था की जाती है। तो ये समानताएं देखी जाती हैं निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में। और इस समानता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उसका प्रमाण है हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, जहां पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ये मानते हुए कि प्रशासन की प्रक्रियाएं दोनों तरह के प्रशासनों में समान होती हैं। लेकिन पारंपरिक रूप से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य कुछ अंतरों या असमानताओं का उल्लेख भी किया जाता है। इन असमानताओं को हम अलग अलग बिंदुओं में देखेंगे। सबसे पहले लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि जहां लोक प्रशासन एक निश्चित संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है, वहां निजी प्रशासन के लिए ऐसा कोई कानूनी ढांचा नहीं होता। सरकारी प्रशासन में काम करने वाले लोग जो कुछ करते हैं नियम के अनुसार करते हैं, चाहे वो नियम संविधान द्वारा बनाया गया हो, संविधान का नियम हो, या उस संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत संसद ने, विधानमंडल ने कोई नियम बनाया हो, या प्रदत्त विधायन की व्यवस्था के तहत स्वयं प्रशासन के द्वारा उसका निर्माण किया गया हो। नियम का रूप कुछ भी हो सकता है, वो संवैधानिक नियम हो सकता है, संसदीय नियम हो सकता है, विधानमंडल द्वारा बनाया गया नियम हो सकता है, या स्वयं प्रशासन द्वारा बनाया गया नियम हो सकता है। लेकिन प्रशासन और प्रशासन में कार्य करने वाले सभी कार्मिक उन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। वो नियमों से परे जाकर कोई कार्य नहीं कर सकते। हालांकि कुछ मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक के प्रयोग का अधिकार भी दिया जाता है, लेकिन वो सीमित रूप में होता है। व्यापक रूप में लोक प्रशासन में कार्य करने वाला हर कार्मिक नियमों से बंधा हुआ होता है, प्रक्रियाओं से बंधा हुआ होता है। वो उनके परे जाकर कार्य नहीं कर सकता, उससे नियमों के उल्लंघन की अपेक्षा नहीं की जाती। लेकिन निजी प्रशासन इन व्यापक नियमों की परवाह नहीं करता। हालांकि निजी प्रशासन भी जिस देश में क्रियाशील होता है, उस देश के
नियम व्यापक रूप में उस पर भी लागू होते हैं, लेकिन जहां तक उसकी व्यापारिक गतिविधियों का प्रश्न है, वो अपने व्यापार को संचालित करने के लिए, आंतरिक प्रबंधन के लिए जिन नियमों को बनाता है, उन नियमों का अनुसरण करता है। वो सरकारी नियमों को अपने व्यापार के क्षेत्र में उस हद तक मानने के लिए बाध्य नहीं होता, जिस हद तक लोक प्रशासन बाध्य होता है। एक बड़ा अंतर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में ये है। दूसरे, लोक प्रशासन के कार्मिकों के लिए एक आचार संहिता बनाई जाती है कि उनका आचरण कैसा होना चाहिए, और कार्मिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपना आचरण आचार संहिता में वर्णित प्रतिमानों के अनुरूप ही रखें, यानी वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसमें सरकारी अधिकारियों से, लोक प्रशासन के कार्मिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष व्यवहार करें, निर्भीक होकर कार्य करें, बिना किसी लालच के कार्य करें और जन सेवा के भाव को ध्यान में रखते हुए कार्य संपन्न करें। यानी चारित्रिक निष्ठा, सार्वजनिक नैतिकता की अपेक्षा लोक प्रशासन के कार्मिकों से की जाती है। निजी प्रशासन के कार्मिक इस आचार संहिता से बंधे हुए नहीं होते हैं। वो तो अपने लाभ के लिए कई बार नैतिक नियमों का उल्लंघन भी करते हैं। कई बार पदों का दुरुपयोग भी करते हुए पाया जा सकता है उन्हें, अगर लाभ प्राप्ति की आशा हो तो। हालांकि आप जानते हैं कि गांधी जैसे महापुरुष ने इसे एक बड़ा सामाजिक पाप बताया था कि नैतिकता विहीन जो व्यापार होता है वो एक सामाजिक पाप है। लेकिन गांधी की ये बात आदर्शात्मक रूप में थी। व्यवहार में हम ये देखते हैं कि निजी प्रशासन के कार्मिक या निजी प्रशासन का प्रबंधन आचार संहिता से, चारित्रिक नियमों से, नैतिकता से बाध्य नहीं होता। उसका पर्पस लाभ प्राप्त करना होता है। अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अगर उसे चारित्रिक निष्ठा का पालन न भी करना पड़े तो भी उसके लिए वो उचित होता है। कोई नाजायज बात उसके लिए नहीं होती, नैतिकता के नियमों का पालन न करना। तीसरे, लोक प्रशासन की क्रियाओं का उद्देश्य जनहित को पूरा करना होता है। लोक प्रशासन किसके लिए कार्य करता है? जनता के लिए कार्य करता है, जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है। लाभ प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं होता, जिसके लिए निजी प्रशासन कार्य करता है। जनहित का उद्देश्य उतना विशिष्ट होता है लोक प्रशासन का कि कई बार जनहित को प्राप्त करने के लिए लोक प्रशासन को हानि भी उठानी पड़ती है, उसको धन की हानि होती है। जैसे लोक प्रशासन यदि बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करता है या वृद्धों को पेंशन देता है, तो इससे उसको कोई मुनाफा नहीं होगा, अपितु उल्टा राजकोष से धन खर्च होता है, उस धन का कोई रिटर्न उसे नहीं मिलता। लेकिन चूंकि इससे लोकहित की साधना होती है, इसलिए सरकारी खजाने से इस धन को व्यय किया जाता है। कई बार सरकार घाटे में आ जाती है, घाटे का बजट उसे पेश करना पड़ता है, लेकिन चूंकि वो लोकहित को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होता है, इसलिए ये हानि भी उसे बर्दाश्त करनी होती है। जबकि जो निजी प्रशासन है वो केवल और केवल लाभ के लिए ही कार्य करता है। जिस कार्य को करने में उसे लाभ होगा वो उसी कार्य को करेगा। जनहित को ध्यान
में उसके द्वारा उतना नहीं रखा जाता। हालांकि जनसंपर्क किया जाता है, लेकिन जनसंपर्क का उद्देश्य उपभोक्ताओं को संतुष्ट करके अपने प्रोडक्ट का, अपने उत्पाद का अधिक से अधिक प्रचार करना होता है, उसका प्रसार करना होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उसे खरीदें, जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। उद्योगपति उन्हीं कार्यों में अपना पैसा लगाता है जहां से उसे बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना। वो मुफ्त में जनहित के कार्य नहीं करता। ये बहुत बड़ा अंतर है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में, जो पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है। इसके साथ लोक प्रशासन की क्रियाओं का जो क्षेत्र है वो निजी प्रशासन से कहीं ज्यादा व्यापक है। निजी प्रशासन का क्षेत्र संकुचित है। इसका मतलब ये हुआ कि लोक प्रशासन जिन कार्यों को करता है वो बहुआयामी प्रकृति के होते हैं, जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित होते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, पालने से लेकर कब्र तक, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, और बल्कि अब तो ये कहा जाने लगा है कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक, क्योंकि गर्भवती माता की देखभाल के लिए भी प्रशासन के द्वारा बहुत प्रयास किए जाते हैं। तो हमारे पूरे जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचता जहां राज्य की दखल ना हो, जहां प्रशासन की दखल ना हो, जिसके लिए प्रशासन कार्य ना करता हो। जन्म प्रमाण पत्र बनाने से लेकर गर्भवती माताओं की देखभाल, बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, यातायात, संचार, सारे क्षेत्रों में सरकारी प्रशासन कार्यरत रहता है। हालांकि निजीकरण के दौर में बहुत से सरकारी कार्यों को निजी संस्थानों को सौंपा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं बचती हैं जिनको केवल लोक प्रशासन ही संपादित कर सकता है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का कार्य। ये निजी हाथों में नहीं दिया जा सकता, और अल्टीमेटली ये सुनिश्चित करना लोक प्रशासन की ही जिम्मेदारी है कि जो कार्य निजी हाथों में सौंपे गए हैं उन कार्यों से किसी भी रूप में जनता को हानि न पहुंचे, जनता का कल्याण बाधित न हो। तो इस दृष्टि से लोक प्रशासन के जो कार्य हैं वो ज्यादा व्यापक हैं, उसका क्षेत्र ज्यादा व्यापक है, जबकि निजी प्रशासन उन्हीं कार्यों को करता है जिन कार्यों को करने में उसे लाभ होता है। इसलिए उसकी क्रियाओं का क्षेत्र सीमित है, संकुचित है, अब भी निजीकरण के दौर के बावजूद भी। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में एक बड़ा अंतर यह भी है कि जहां लोक प्रशासन के कार्मिक सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, या कम से कम उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो सभी को समान व्यवहार उपलब्ध कराएं। निजी प्रशासन पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपना सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उसके व्यापार में, उसके उद्योग में उसे लाभ पहुंचेगा। हालांकि कई बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि अगर लोक प्रशासन सबके साथ समान व्यवहार करता है तो फिर कुछ वर्गों के लिए आरक्षण या कुछ वर्गों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं, कुछ वर्गों के लिए छात्रवृत्ति, अन्यों के लिए नहीं, ये क्रियाएं समान व्यवहार को इंगित नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कार्य जो प्रतीत होते हैं कि असमान व्यवहार किया जा रहा है, वो संवैधानिक दायित्व के तहत लोक प्रशासन के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। संविधान में ये व्यवस्था है कि समाज में अब तक जो भी उपेक्षित वर्ग रहे हैं उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, ताकि वो राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सके।
तो लोक प्रशासन का जो असमान आचरण दिखाई देता है कि किन्हीं वर्गों के लिए वो छात्रवृत्ति की व्यवस्था करता है, किन्हीं के लिए आरक्षण के नियमों को बनाता है, वो उसके संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति मात्र है। अन्यथा सामान्य रूप से उसका व्यवहार सभी नागरिकों के प्रति समान होता है। निजी प्रशासन उन ग्राहकों को ज्यादा महत्व देता है जिन ग्राहकों से उसे व्यापार में ज्यादा लाभ होने की संभावना होती है। तो ये भी एक अंतर है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य। इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन का जो वित्तीय कार्य होता है वो किसके नियंत्रणाधीन होता है? विधायिका यानी संसद के नियंत्रण के अधीन होता है। लोक प्रशासन जो भी धन खर्च करता है उसकी इजाजत संसद के द्वारा बजट प्रस्तावों को पास कर दी जाती है, और जब धन खर्च हो जाता है तब भी नियंत्रण और महालेखा कार्यालय के माध्यम से इस बात की जांच की जाती है, वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि प्रशासन के विभिन्न विभागों ने बजट के अनुरूप धन खर्च किया है या नहीं किया है। बजट में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई थी धन को खर्च करने की, उस प्रक्रिया के अनुरूप कार्य किया है या नहीं किया है। फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा उसकी रिपोर्ट संसद में रखी जाती है, जिस रिपोर्ट को उस पर चर्चा की जाती है। उसमें जो अनियमितताएं बरती गई हैं विभिन्न विभागों के द्वारा उसको प्रकाश में लाया जाता है, जिससे प्रशासन वित्तीय मामलों में नियंत्रित होकर कार्य करता है। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की संभावना को कम किया जा सकता है इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करके। निजी प्रशासन ऐसे किसी भी वित्तीय नियंत्रण से मुक्त होता है। निजी प्रशासन का जो मालिक होता है, जो उद्योगपति होता है, वो स्वयं ही ये निश्चित करता है कि कितना धन इन मदों पर किस रूप में खर्च किया जाएगा और धन को खर्च करने की प्रक्रिया क्या होगी। सार्वजनिक वित्तीय नियंत्रण से निजी प्रशासन मुक्त होता है, जबकि लोक प्रशासन के द्वारा जो धन खर्च किया जाता है उस पर जनप्रतिनिधियों का यानी संसद का नियंत्रण होता है। संसद की देखरेख में बजट प्रस्तावों के अनुरूप ही उसके द्वारा धन खर्च किया जा सकता है। लोक प्रशासन के कार्मिकों को अगर सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें तो उन्हें ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। निजी प्रशासन के कार्मिकों को अपेक्षाकृत कम सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, क्योंकि वो जिस उद्योग में कार्य कर रहे होते हैं उसी उद्योग तक उनकी प्रतिष्ठा होती है, या कुछ और उद्योगों के संघ तक उनकी प्रतिष्ठा हो सकती है। जबकि लोक प्रशासन चूंकि व्यापक कार्यों को संपन्न करता है, जन जन से उसका संबंध है, इसलिए लोक प्रशासन में कार्य करने वाले कार्मिकों को अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसकी एक वजह यह भी है कि इन कार्मिकों को ज्यादा पावर प्राप्त होते हैं, ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती हैं, ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं, और इनका चयन भी कठिन प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर किया जाता है। लोक प्रशासन के कार्मिक ज्यादा योग्य समझे जाते हैं, शक्ति संपन्न समझे जाते हैं। कंट्रोलिंग पावर उनके अंतर्गत होता है जो संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा उन्हें प्रदान किया जाता है। सत्ता होती है उनके पद के साथ जुड़ी होती है, इसलिए उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी ज्यादा होती है। अन्य अंतरों की बात अगर हम करें, हम पाते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति राजनीतिक होती है। राजनीतिक कैसे? कि हर विभाग का अध्यक्ष कोई ना कोई मंत्री होता है, और मंत्री अपना पद
निर्वाचन के आधार पर धारण करता है। अल्टीमेटली राजनीतिज्ञों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा जो कार्यक्रम तय किए जाते हैं, निर्वाचन के घोषणा पत्र में जिनका वायदा किया जाता है जनता के साथ, हर राजनेता, हर मंत्री, हर सरकार उन वायदों को पूरा करने के लिए कार्य करती है। और इन वायदों को पूरा करने के लिए वो अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार लोक प्रशासन के कार्मिकों में परिवर्तन करती है। आप देखते हैं कि सरकार बदलने के साथ ही प्रशासन के अधिकारियों का भी स्थानांतरण यहां से वहां, इस विभाग से उस विभाग में होता है। तो प्रशासन राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक तत्व का हस्तक्षेप जाने अनजाने रूप में इसमें होता रहता है। लोकतंत्र के लिए ये वांछित भी है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए लोक प्रशासन राजनीति से संबद्ध होता है। निजी प्रशासन का ऐसा कोई संबंध राजनीति से नहीं होता। वो तो अपने व्यापारिक लाभ के लिए जो कुछ नीतियां बनाता है स्वयं बनाता है, और स्वयं अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार उन्हें क्रियान्वित करता है। इसके अलावा लोक प्रशासन में जवाबदेही का भाव होता है। जो भी कार्य लोक प्रशासन करता है उस कार्य के लिए वो आम नागरिकों के प्रति जवाबदेह होता है। आम नागरिकों की बात जो संचार माध्यम उठाते हैं, जनसंचार माध्यम उठाते हैं, रेडियो, टेलीविजन, प्रेस, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इनके प्रति वो जवाबदेह होता है। और अंतिम रूप में राजनीतिक कार्यपालिका और संसद के प्रति जवाबदेह होता है। संसद में जब प्रश्नकाल चल रहा होता है, मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न विभागों के कार्यों के विषय में, तो उस समय उस विभाग से संबंधित लोक प्रशासक भी मौजूद होते हैं। मंत्रीगण जवाब के लिए उन पर आश्रित होते हैं। उनके द्वारा जो तथ्य उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर मंत्रीगण संसद में प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो लोक प्रशासन जो भी कार्य करता है जवाबदेही के साथ करता है। उसकी जवाबदेही बहुआयामी होती है, बहुमुखी होती है। निजी प्रशासन अपने कार्यों के लिए किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता। अगर उसे लाभ प्राप्त हो रहा है तो उस लाभ को वो जिस किसी भी तरीके से प्राप्त करे, जो भी कार्य संपन्न करके प्राप्त करे, वो करता है। किसी के प्रति वो प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह नहीं होता। अगर लोक प्रशासन मनमाने ढंग से काम करने लगे तो जनता विरोध पर उतर आती है। आपने देखा कि कैसे गौतम बुद्ध नगर में जब भूमि अधिग्रहण का मामला उठा तो किसानों ने किस तरह का आंदोलन किया कि प्रशासन ने जो वायदा किया था उनसे कि उनकी जमीन लेकर वहां पर उद्योग विकसित किए जाएंगे और उन उद्योगों में उस गांव के लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा, इस वादे से प्रशासन के लोग मुकर गए और जो जमीनें किसानों से ली गईं, उन जमीनों पर उद्योगों की स्थापना के बजाय बिल्डर्स को वो जमीन दे दी गई और रिहायशी बिल्डिंग्स खड़ी हो गई। उन्हें रोजगार नहीं मिला। तो ये वादा खिलाफी है। किसान इसके विरुद्ध सड़कों पर आ गए। उनकी शिकायत ये भी थी कि जितनी जमीन उनसे ली गई उस जमीन का जो मुआवजा दिया गया वो मुआवजा भी उचित नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि लोक प्रशासन अपने कार्यों की जवाबदेही से बच नहीं सकता।
लोकतंत्र में उसके हर कार्य पर जनता की, जनप्रतिनिधियों की, राजनीतिक दलों की, संचार माध्यमों की निगाह होती है। निजी प्रशासन इस तरह की जवाबदेही से मुक्त होता है। निजी प्रशासन में और लोक प्रशासन में एक अंतर हम ये भी देखते हैं कि निजी प्रशासन में कार्य अधिक कुशलता के साथ होता है और अधिक जल्दी संपन्न होता है, क्योंकि निजी प्रबंधन का फोकस लक्ष्य की प्राप्ति पर रहता है, लाभ की प्राप्ति पर रहता है। उसका नियंत्रण अपने कार्मिकों पर बहुत कारगर तरीके से होता है। वो ऐसा एनवायरनमेंट भी उपलब्ध कराता है अपने कार्मिकों को कि कार्मिक अधिक कुशलता के साथ कार्य कर पाते हैं और उस कार्य को शीघ्रता के साथ भी वो करते हैं, क्योंकि एक टाइम लिमिट दे दी जाती है कि इस टाइम के अंदर ही उनको ये कार्य संपन्न करना है। ये खूबी निजी प्रशासन में पाई जाती है। लोक प्रशासन में ये खूबी नहीं पाई जाती, बल्कि इसके उल्टा लाल फीताशाही पाई जाती है, यानी कार्य बहुत विलंब से होते हैं। लोक प्रशासन एक टेबल से दूसरी टेबल तक फाइल जाने में ही बहुत ज्यादा समय लगता है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोक प्रशासकों को कदम कदम पर नियमों का पालन करना पड़ता है, कानूनों का पालन करना पड़ता है, प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। इन प्रक्रियाओं को का पालन करने में, नियमों का पालन करने में जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। हालांकि कई बार ये देरी जानबूझकर भी की जाती है, लेकिन अमूमन नियमों, कानूनों और हायरार्की को फॉलो करने के कारण, पद सोपान की व्यवस्था के कारण ये देरी होती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि काम समय से नहीं होता और अधिक कुशलता पूर्वक नहीं होता। कुशलता पूर्वक न होने का कारण ये भी है कि लोक प्रशासन के कार्य का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो वैसा नहीं होता जैसा निजी प्रशासन में होता है। सरकारी दफ्तरों का हालत आप देखते होंगे, अनुभव करते होंगे। कहीं संसाधन नहीं है तो कहीं बिल्डिंग टूटी फूटी है तो कहीं कोई और प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ट्रांसफर है। इस तरह के तमाम व्यवधान जो समझ में आते हैं, लोक प्रशासन को झेलने पड़ते हैं, जिसका असर उनकी कार्यकुशलता पर पड़ता है। काम शीघ्रता पूर्वक संपन्न नहीं होते और इसकी एक वजह उनकी नौकरशाही प्रवृत्ति भी है। एक ही तरह के ढांचे में काम करते करते, एक ही तरह की व्यवस्था में, ये जानते समझते हुए कि अब वो स्थायी रूप से सरकारी सेवा में घुस गए हैं, तो अब उनका कैरियर सुरक्षित है। इस कारण कई बार सरकारी कार्मिक ढीले पड़ जाते हैं अपने काम के प्रति और जो काम बहुत कुशलता, बहुत शीघ्रता के साथ संपन्न होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता। तो ये अंतर भी एक बड़ा अंतर है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य। साथ ही लोक प्रशासन में जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य पारदर्शी होते हैं। हालांकि लंबे समय तक लोक प्रशासन में भी गोपनीयता का सिद्धांत हावी रहा है कि प्रशासन जो कार्य करे आम जनता में उसे प्रकाशित न करे। लेकिन आज के दौर में जब हम सुशासन की बात करते हैं, तब लोक प्रशासन दिनों दिन पारदर्शी होता जा रहा है। अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन्हें जनता के मध्य प्रकाशित किया जाता है, ताकि जनता उन्हें जान सके और प्रशासनिक कार्यों में यथासंभव अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। निजी प्रशासन में आज भी इसका अभाव पाया जाता है, वो पारदर्शी नहीं होता। इसी बात को इंगित करते हुए
हक्सले ने लिखा कि राज्य यानी लोक प्रशासन शीशे के मकान में रहता है। उसकी त्रुटियां आंशिक हो या पूर्ण हमारे सामने आती है। शीशे से हर चीज साफ साफ दिखाई देती है। वही हाल प्रशासन का है कि वो जो कार्य करता है वो कार्य जनता के सामने होते हैं। इसके विपरीत निजी उद्यम की गतिविधियां ईंटों और चूने के बने हुए भवन में होती हैं, जिससे ये सब गतिविधियां अदृश्य हो जाती हैं। ईंट और चूने के बने मकान के अंदर क्या हो रहा है ये हम नहीं देख पाते, वैसे ही निजी प्रशासन में क्या हो रहा है ये आम जनता नहीं जान पाती, यानी पारदर्शिता उसमें नहीं होती। और जब से सूचना का कानून पारित हुआ है तब से तो और भी ज्यादा लोक प्रशासन पारदर्शी हो गया है, क्योंकि अब जनता को ये अधिकार है कि वो प्रशासन के किसी भी संस्थान, किसी भी विभाग, किसी भी सरकारी संस्थान से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकती है और वो विभाग, वो संस्थान उस सूचना को निश्चित समय के अंतर्गत देने के लिए बाध्य होता है। तो ये कुछ अंतर पाए जाते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य। लेकिन आज का दौर जो निजीकरण और उदारीकरण का दौर है, वहां पर हम देख रहे हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर कम होता जा रहा है, धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। क्योंकि बहुत से कार्य जो पहले सरकार के द्वारा किए जाते थे अब वो निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं। और यही नहीं, सरकार के द्वारा भी बहुत सी ऐसी प्रक्रियाओं को अपने आंतरिक प्रशासन में स्थान दिया जा रहा है जो प्रक्रियाएं कभी निजी प्रशासन की विशेषताएं हुआ करती थी। जैसे ठेका या अनुबंध पर कार्य कराना, ये निजी प्रशासन की विशेषता थी। एक निजी उद्योगपति शर्तों के साथ कार्मिकों को, मजदूरों को रखता था कि इतने दिन के लिए हम आपको रख रहे हैं, आपका ये वेतन होगा, आपको ये काम करना है, काम की समाप्ति के बाद आपका कार्य समाप्त, अनुबंध समाप्त। यही प्रक्रिया अब सरकार के द्वारा भी अपनाई जा रही है। विभिन्न कार्यों को ठेके पर दिया जा रहा है, अनुबंध पर दिया जा रहा है। साथ ही परिणाम पर बल देना भी अब शुरू हो गया है सरकारी प्रशासन के अंतर्गत, कि केवल कार्य करते रहें इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि उसकी कार्य का रिजल्ट क्या हुआ, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो कार्य किया जा रहा था, वो कार्य, वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं, इस बात पर बल दिया जा रहा है विभिन्न विभागों में। कार्य प्रक्रिया में लचीलापन भी लाया जा रहा है, जैसे निजी उद्यम में पाया जाता है। कार्य शीघ्रता पूर्वक हो, कुशलता पूर्वक हो, इसलिए जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसमें थोड़ा ढीलापन दिया जा रहा है। लाइसेंस, कोटा, परमिट, राज तो खत्म ही कर दिया गया। इसके साथ साथ सिंगल विंडो की शुरुआत भी की गई है कि एक ही विंडो पर अगर कोई व्यक्ति उद्योग लगाना चाहता है या कोई कार्य करना चाहता है तो उसे इस विभाग से उस विभाग, इस दफ्तर से उस दफ्तर घूमना ना पड़े, बल्कि एक ही स्थान पर उसको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, उसका कार्य एक ही दफ्तर में एक ही टेबल पर पूरा हो जाए। इस बात को ध्यान में रखकर सिंगल विंडो की व्यवस्था लागू की गई है। तो ये निजी प्रशासन की विशेषताएं लोक प्रशासन में हमें देखने को मिल रही हैं। निजी प्रशासन के समान लोक प्रशासन को भी प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है। प्रतिस्पर्धा का विकास किया जा रहा है कार्मिकों में। किसी काम को अगर आप जल्दी कर लेते हैं, ज्यादा कुशलता के साथ करते हैं, तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आपका नाम हर महीने बोर्ड पर लिखा जाएगा। आप बैंकों में जाते होंगे तो आजकल देखते होंगे कि वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिस पर लिखा होता है कि इस माह का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी।
जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा शीघ्रता पूर्वक, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम किया है, उसको सर्वश्रेष्ठ कार्मिक के रूप में वहां उसका नाम लिखा जाता है। ये कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य कार्मिकों में भी ये भाव आए कि हम भी उसके जैसा अच्छा कार्य करें, एक प्रतिस्पर्धी वातावरण का निर्माण करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये प्रतिस्पर्धा पहले केवल निजी उद्योगों में देखी जाती थी, लेकिन अब लोक प्रशासन ने भी इसकी प्रभावशीलता को समझते हुए कि इससे कार्य अच्छे तरीके से होगा, कार्मिकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, अब वहां भी इस व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। चार्टर मार्क परियोजना शुरू की गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि जो संस्थान अपने कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उनको मार्क किया जाएगा, उनकी गुणवत्ता को सामने लाया जाएगा। ये सारे कार्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए, गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे हैं, जिसके लिए पहले केवल निजी प्रशासन के द्वारा कार्य किया जाता था। दूसरी तरफ निजी प्रशासन में भी हम देख रहे हैं कि केवल लाभ ही प्राप्त करना अब उसका उद्देश्य नहीं रह गया है। पहले जो उसकी विशेषता थी कि वो केवल और केवल लाभ पर फोकस करता था, चाहे उससे जनता का हित हो या अहित हो, उसका इस पर ध्यान नहीं होता था। लेकिन अब निजी प्रशासन में भी लोक प्रशासन का जो लोकहित का गुण था, उसको अपनाया जा रहा है और इसी गुण को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व की धारणा का विकास हुआ है। इसका मतलब ये है कि उद्योगों के द्वारा जो भी कार्य किया जाए, ठीक है, अपने लाभ के लिए किया जाए, लेकिन उनका जो लाभ प्राप्त होता है, उस लाभ का कुछ अंश सामाजिक हित के कार्यों में उन्हें खर्च करना पड़ेगा। ये उनके लिए मैंडेटरी हो गया है, जरूरी हो गया है कि वे अपने लाभांश का खर्च सामाजिक हित के कार्यों पर करें। वो सामाजिक हित नाना प्रकार के हो सकते हैं। स्कूल कॉलेज की स्थापना हो सकती है, मनोरंजन की व्यवस्था हो सकती है, या टीकाकरण हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो हम देखते हैं कि उदारीकरण और निजीकरण के दौर में एक तरफ लोक प्रशासन के द्वारा निजी प्रशासन के गुणों को अपनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ निजी प्रशासन में भी लोक प्रशासन के गुणों को अपनाया जा रहा है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि दोनों बहुत करीब आ गए हैं एक दूसरे के, फिर भी लोक प्रशासन सामाजिक समानता, न्याय और निष्पक्षता आदि के व्यापक मूल्यों के अधीन कार्य करता है। जितना ज्यादा महत्व लोक प्रशासन में इन मूल्यों को दिया जाता है, व्यक्तिगत प्रशासन में उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता। जोसेफ बोअर जैसे विद्वान भी ये स्वीकार करते हैं, अमेरिकी प्रशासन के विद्वान हैं जोसेफ बोअर, जो ये स्वीकार करते हैं कि सार्वजनिक प्रबंध यानी लोक प्रशासन व्यापार प्रशासन के समान नहीं। ये भिन्नता हमेशा बनी रहेगी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य, कि लोक प्रशासन जितना जवाबदेह है, जितनी निष्पक्षता की, जितनी समानता की, जितनी न्याय की अपेक्षा उससे की जाती है, निजी प्रशासन उसके प्रति उद्यत नहीं होता। तो ये था लोक प्रशासन और निजी प्रशासन।